कल्पनाओं की कहानी जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। खूनी दरिंदा, अ मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी, भाग 20। यशोधरा ने उदासी और चिंता भरे स्वर में कहा, वो चारों नौजवान मेरे पति को कार में से जिस ढंग से उतार कर ले गए थे, उससे तो ऐसा लग रहा था कि उन नौजवानों के इरादे नेक नहीं है, क्योंकि सुमित को देखते हुए उन चारों में से एक नौजवान की आंखें मशाल की तरह जल उठी थी। उसकी आवाज में भी कड़क और धमकी थी। उसे बहुत ही सपाट लहजे में मेरे पति से कहा था, सुमित, अगर तुमने जरा भी चू चपड़ की तो मेरे रिवॉल्वर की गोली दाई कनपट्टी को फोड़ती हुई बाई कनपट्टी के पार निकल जाएगी, और केवल मेरे रिवॉल्वर की गोली ही नहीं बल्कि बाकी तीनों साथियों के रिवॉल्वर की गोलियां भी तुम्हारे शरीर को छेदती हुई पार निकल जाएंगी। रत्ती भर देर नहीं लगेगी हमें ये काम करने में। यशोधरा की बात सुनकर मेजर बलवंत एक बार फिर सोच में पड़ गए। बहुत सोचने पर भी वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहे थे। ड्राइंग रूम में एक बार फिर से खामोशी छा गई। मेजर बलवंत ने सहसा गंभीर होकर दृढ़ता और संकल्प भरे स्वर में कहा, यशोधरा, उन चारों नौजवानों ने तुम्हारे पति सुमित प्रकाश का अपहरण भले ही किसी भी इरादे से किया हो, मैं उसे खोज निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यशोधरा ने इत्मीनान की सांस ली। बस मुझे आपसे यही आशा थी मेजर साहब। मेजर बलवंत ने प्रश्न करते हुए पूछा, लेकिन ये बताइए कि तुम्हें मेरे पास आने की सलाह किसने दी? तुम्हारे बजाय तुम्हारे ससुर सेठ सुगन चंद जी भी तो मेरे पास आ सकते थे। इतना सुनते ही यशोधरा सहसा गंभीर होते हुए कहने लगी, मेजर साहब, उनका तो रात से ही बुरा हाल है। जब मैंने रात को लौट कर उन्हें सुमित के अपहरण के बारे में बताया तो बस मेरा मुंह देखते रह गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, और उसी समय से वो चुपचाप अपने पलंग पर पड़े हुए हैं, जैसे अपनी सारी सूझबूझ खो बैठे हो और उन पर सख्ता सा छा गया हो। मेरी सास तो बेचारी घरेलू टाइप की सीधी सादी महिला है। घर में केवल मैं ही हूँ जो घर के बाहर आ जा सकती हूँ, इसलिए मैं काफ़ी सोच समझ के बाद पहले कमिश्नर साहब के बंगले पर गई थी, क्योंकि वो मेरे ससुर सेठ सुगन चंद जी से नहीं बल्कि उनके परिवार से भली भांति परिचित है, और कमिश्नर साहब ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेजर बलवंत कुछ देर के लिए फिर खामोश हो गए। सहसा मेजर बलवंत ने यशोधरा की ओर देखते हुए कहा, बस एक प्रश्न और, आपके पति सुमित प्रकाश अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाते थे या उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस था? यशोधरा ने भी मेजर साहब के बातों का जवाब देते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे ससुर तो जौहरी है। चांदनी चौक पर उनका बहुत बड़ा शोरूम और जेवर बनाने का वर्कशॉप है, लेकिन मेरे पति को तो बचपन से ही, शायद 8-10 की उम्र से ही, उन्होंने लंदन के किसी ऐसे स्कूल में भर्ती करा दिया था जहां और भी भारतीय लड़के पढ़ते थे और भारतीय छात्रों के लिए बने एक हॉस्टल में रहते थे। मेरे पति ने लंदन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में बार एट लॉ की डिग्री ली थी। बैरिस्टर के नाते उन्हें साल भर के अंदर अंदर ही काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। तभी मेजर बलवंत बोले, मैंने बैरिस्टर सुमित प्रकाश का नाम तो कई बार सुना था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो नगर के प्रख्यात जौहरी सेठ सुगन चंद जी के पुत्र हैं। यशोधरा बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, जी, दरअसल मेरे पति का उद्देश्य बैरिस्ट्री करके पैसा पैदा करना नहीं था। वो अक्सर कहा करते थे, हमारे देश की जनता बहुत गरीब है, उसमें एक मामूली से वकील की फीस चुकाने तक की सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए वो न्याय पाने से वंचित रह जाती है। और व्यक्ति कोई भी ज्ञान इसलिए प्राप्त नहीं करता कि केवल अपना ही घर भरता रहे। उसके ज्ञान की सबसे बड़ी सार्थकता ये है कि उसका वो ज्ञान अधिक से अधिक निर्धन और असहाय लोगों का हित कर सके, वो समाज और राष्ट्र की अधिक से अधिक सेवा कर सके। मेजर बलवंत के मुंह से प्रशंसा भरे स्वर में निकला, ओहो। और फिर उन्होंने यशोधरा को सांत्वना और विश्वास दिलाते हुए कहा, अब तुम घर चली जाओ, अब से तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है।
मैं बैरिस्टर सुमत प्रकाश को खोजने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। यशोधरा ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और फिर उसी राजसी चाल से चलते हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। थोड़ी देर के बाद उसकी लंबी इंपोर्टेड कार बिना कोई आवाज किए स्टार्ट हुई और फिर जैसे हवा के पैरों तक तैरती हुई बंगले के गेट की ओर चली गई। यशोधरा की कार अभी बंगले के गेट से निकली ही थी कि सार्जेंट गोखले की मोटरसाइकिल ने बंगले के गेट में प्रवेश किया। वो मोटरसाइकिल पर बैठा बैठा उस अनिग सुंदरी को देखता ही रह गया जो कि उस कार में सवार थी, उसके बराबर से गुजर रही थी। जब यशोधरा की कार दूर निकल गई तो सार्जेंट गोखले ने अपनी मोटरसाइकिल बंगले के पोर्च में लाकर रोक दी और तेजी से उतरकर ड्राइंग रूम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। इंस्पेक्टर साहब, सार्जेंट गोखले भी आ गए। अब आप इन सेंटर टेबल पर पहले हनुमान मंदिर में, सेठ गुलाब राय के मंदिर और बंगले में तथा सेठ रमणलाल देसाई के बेटे इंजीनियर किशोर के बेडरूम में मिले उंगलियों के निशानों के प्रिंट्स फैला लीजिए। देखें तो सही उनमें से कोई निशान मिलता है या नहीं। मेजर साहब, जिस रात हनुमान मंदिर में मूर्तियां चुराई गई थी, ठीक उसी रात सेठ गुलाब राय के बंगले के अंदर बने मंदिर में से भगवान राम और उनके परिवार की सोने की मूर्ति चुराई गई थी। हो सकता है दोनों घटनाएं एक ही समय में हुई और इसलिए मेरा विश्वास है कि हनुमान मंदिर और सेठ गुलाब राय के मंदिर तथा बंगले में पाए जाने वाले उंगलियों और पैरों के निशान आपस में नहीं मिल पाएंगे। इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा। इंजीनियर किशोर की हत्या अगली रात की घटना है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सेठ गुलाब राय के मंदिर और बंगले तथा हनुमान मंदिर में जो निशान पाए गए हैं वो हनुमान मंदिर में पाए गए निशानों से मेल खा जाए। हो सकता है मूर्तियों की चोरी करने वाला व्यक्ति कोई और हो और इंजीनियर किशोर की हत्या करने वाला व्यक्ति कोई और हो। इंस्पेक्टर जोनाथन ने जल्दी से कहा। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर जोनाथन, फिर भी देखने में क्या हर्ज है। हालांकि मूर्ति चोरों के गिरोह और इंजीनियर किशोर के हत्यारे के परस्पर कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कभी कभी असंभव दिखाई देने वाली बातें भी संभव हो जाती हैं। इंस्पेक्टर तिवारी ने लिफाफे में से फिंगरप्रिंट्स निकालकर सेंटर टेबल पर फैला दिए और फिर मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर जोनाथन के साथ उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। मेजर बलवंत इंजीनियर किशोर के बेडरूम में मिले उंगलियों के निशानों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। इंजीनियर किशोर के बेडरूम में उंगलियों के जो निशान पाए गए थे वो दो आदमियों की उंगलियों के अलग अलग निशान थे। मेजर बलवंत उंगलियों के एक प्रिंट को देखकर चौंक पड़े। ये प्रिंट किसी ऐसे आदमी के पूरे हाथ का प्रिंट था जिसके दाएं हाथ में अंगूठे के अलावा 4 की जगह 5 उंगलियां थी, लेकिन 5वीं उंगली सिरे पर थोड़ी सी कटी हुई थी और जहां से कटी थी वहां चौकोर सी बनी गई थी। मेजर बलवंत कटी हुई उंगली के निशानों को बड़े ध्यान से देखने लगा। ये निशान किशोर के बेडरूम से नहीं बल्कि बंगले की ऊपरी मंजिल के कमरों के दरवाजों और अलमारियों पर भी मिले थे और यही निशान बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रेशमा की लाश के पास रखे शीशे के गिलास और उस खिड़की की चौखट पर भी मिले थे जिसे खांचे में से निकालकर रेशमा का हत्यारा फरार हो गया था। लेकिन फरार होते होते वो खिड़की को खांचे में फिट करना नहीं भूला था। अब मेजर बलवंत ने कटी हुई 6ठी उंगली वाले हाथ के निशान का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए कहा, मेरा ख्याल है रेशमा की हत्या उस आदमी ने की है जिसके दाएं हाथ की 6ठी उंगली आगे से थोड़ी सी कटी हुई थी। मुझे लगता है इंजीनियर किशोर की हत्या भी हो सकता है इसी व्यक्ति ने की हो। इंस्पेक्टर जोनाथन ने अपना विचार रखते हुए कहा, इंजीनियर किशोर के बेडरूम की केवल स्टील की अलमारियों पर ये किसी दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। मेरा ख्याल है यही आदमी इन अलमारियों में से सेठ रमालाल देसाई के जायदाद संबंधी दस्तावेजों को दोनों फाइलों निकाल कर ले गया होगा। ये उस मूल्यवान और महत्वपूर्ण फाइल के लिए इंजीनियर किशोर के कमरे में घुसा था। हो सकता है जब वो अलमारी से फाइल निकाल रहा हो किशोर जाग पड़ा हो और अपने बचाव के लिए उसे किशोर की हत्या कर डाली हो।
लेकिन प्रश्न यह है कि किशोर की लाश उठाकर कौन ले गया? मेजर बलवंत ने कुछ सोचते हुए कहा, रेशमा के कमरे में उस आदमी के उंगलियों के निशान पाए गए हैं, जिसके दाएं हाथ में 6 उंगलियों थी और पहली उंगली थोड़ी सी कटी हुई थी। रेशमा का हत्यारा निश्चित रूप से वही है, क्योंकि हत्या करने के बाद वो रेशमा की लाश वही छोड़कर खिड़की के रास्ते फरार हुआ था। ये बात कदमों के उन निशानों से प्रमाणित हो जाती है जो खिड़की की ओर जाते हुए पाए गए हैं। खिड़की से रेशमा की लाश या कमरे की ओर आता हुआ एक भी निशान नहीं मिला है। रेशमा के हत्यारे ने अगर किशोर की हत्या की थी तो ये निश्चय है कि वो किशोर की लाश को उठाकर नहीं ले गया। किशोर की लाश वो आदमी ले गया है जो फाटक को फलांग कर किशोर की लाश सहित अगले से निकला था। हो सकता है उस अलमारी में से फाइल निकाली हो और तभी किशोर की आंख खुल गई हो। वो आदमी किशोर की हत्या करने के बाद उसकी लाश को और दस्तावेजों की फाइल लेकर मेन गेट का फाटक फलांग कर फरार हो गया हो। इसी बीच इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा, लेकिन मेजर, ये बात फिर भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इंजीनियर की हत्या उसी व्यक्ति ने की जिसने रेशमा को मारा, या फिर उस इंसान ने की है जो अलमारी में से इंपॉर्टेंट फाइल्स निकाल कर ले गया। हाँ, अंतिम रूप से हम इस संबंध में किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है, मेजर बलवंत ने कहा और फिर कुछ सोचने लगा। 1 मिनट तक सोचने के बाद उसने कहा, मेरा ख्याल है वो दोनों आदमी उन महत्वपूर्ण फाइलों को चुरा ले जाने के इरादे से इस बंगले में आए थे। इंजीनियर किशोर की हत्या करने का उन दोनों में से किसी का कोई इरादा नहीं था। इसका मतलब है कि बेचारा इंजीनियर किशोर इन फाइलों के कारण निर्दोष ही मारा गया और बलि का बकरा बन गया। सोनिया ने बड़े दुख भरे स्वर में कहा, नहीं सोनिया, हम अभी ये बात निश्चित रूप से नहीं कह सकते। किशोर का अपने पिता की जायदाद से सीधा संबंध था। उस जायदाद की रक्षा करना बेटे के नाते उसका कर्तव्य था। हो सकता है जब वो अपना कर्तव्य पालन करने के लिए उठा हो तो अलमारी में से फाइल निकालने वाले व्यक्ति ने उसे गोली मार दी हो और गोली के लगते ही किशोर पीठ के बल अपने बिस्तर पर गिरकर ठंडा हो गया हो, और जब हत्यारे को अपने काम में सफलता मिल गई हो तो किशोर की लाश को फाइल के साथ ही उठाकर ले गया हो। और इससे ये बात एकदम प्रमाणित हो जाती है कि इंजीनियर किशोर की हत्या उस आदमी ने की थी जो फाइल चुरा कर ले गया। मेजर बलवंत ने जल्दी से बोला, और रेशमा की हत्या उस आदमी ने की जो बंगले की ऊपरी मंजिल के कमरों में शायद उन्हीं फाइलों की तलाश करता रहा था और फिर रेशमा के क्वार्टर की खिड़की से निकलकर फरार हो गया था। इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इंजीनियर किशोर की लाश की गुमशुदगी ने मुझे चक्कर में डाल दिया है। मुझे इसमें कोई बहुत गहरा रहस्य दिखाई दे रहा है। मेजर बलवंत ने सोच में डूबे स्वर में कहा और फिर एक पल रुककर उसने इंस्पेक्टर तिवारी से पूछा, अच्छा इंस्पेक्टर तिवारी, क्या आपको इंजीनियर किशोर के पिता सेठ रूपचंद जी से कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है? पुलिस स्टेशन से रवाना होते समय सेठ रूपचंद जी से बंगले पर फोन करके उनके बेटे किशोर की हत्या की सूचना दी थी, क्योंकि ये आदेश इंस्पेक्टर साहब ने ड्राइवर महीप सिंह के द्वारा भिजवाया था। सार्जेंट गोखले बोल उठा, लेकिन सेठ जी और उनकी पत्नी गीता कॉलोनी वाले बंगले में तब पहुंच पाए थे जब आप वहां से चल पड़े थे। अब कौन है ये 6 उंगली वाला इंसान और उसका इन सब केस से क्या लेना देना है? क्या वाकई में वो सिर्फ चोरी के लिए हत्या कर रहा था, या खाली चोरी की उसने, या फिर उसका कुछ और ही मकसद है? क्योंकि उसने अब तक जितनी भी जगह चोरी और खून किया है वो सभी के सभी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। क्या है उसका मकसद, कौन है? जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के साथ अंत तक। अ खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मीडिया एक्स पर।